मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब माफिया का पुलिस पर अटैक। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। मौके से जान बचाकर भागे पुलिस वाले। पूर्वी चंपारण में पुलिस टीम पर हमला। छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अटैक। शराब नहीं मिली तो कर दिया हमला। मुजफ्फरपुर में हमला। पूर्वी चंपारण में अटैक। बार बार क्यों पिट जाती है पुलिस? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पुलिस ताकत होती है और पुलिस की यही ताकत जनता की सुरक्षा की ढाल बनती है। पुलिस दुष्ट शक्तियों का शमन करती है और सज्जन लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन जब अपराधी ही पुलिस पर हमला करने लगे और पुलिस वालों को जान बचाने के लिए मैदान ही छोड़कर भागना पड़े, तो सवाल उठता है कि निरीह जनता की सुरक्षा आखिर कौन करेगा। सवाल यह भी है कि ताकतवर पुलिस बार बार आखिर क्यों पिट जाती है। और आज सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पूर्वी चंपारण की रामगढ़वा की है, जहां शराब माफिया के ठिकानों पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर की देख लीजिए, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया है, जिसमें एएसआई समेत 6 लोग जख्मी हो गए। तो ये दो तस्वीरें अलग अलग जगहों की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और देखिए, मुजफ्फरपुर में जब शराब माफियाओं को रोकने के लिए पुलिस की टीम पहुंची तो एएसआई समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आखिर बार बार क्यों पुलिस की टीम पिट जाती है। वहीं मुजफ्फरपुर में शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एएसआई समेत 6 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। शराब माफिया ने पुलिस की 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद जान बचाकर पुलिसकर्मी वहां से भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात शराब की जांच में उत्पाद विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, जिसे स्थानीय लोगों ने घेर लिया, हमला कर दिया। हमले में एएसआई मोहन राम समेत आधा दर्जन जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उत्पाद टीम को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। बाद में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर यानी कि अभिनव कुमार पुलिस फोर्स लेकर वहां पर पहुंचे, लाठी चार्ज कर उपद्रवियों को वहां से खदेड़कर भगा दिया। घायल जवानों का इलाज इस वक्त कराया जा रहा है। उत्पाद विभाग की छापेमारी टीम पर स्थानीय शराब माफिया एवं शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया, और जिसमें उत्पाद विभाग की एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है और जो छापामार दल में लोग थे उनके ऊपर हमला किया गया है। घायल भी हैं? हाँ, घायल हुए हैं, चोट लगी है। अच्छा। हाँ। और सर किसी पर कार्रवाई वगैरह अभी सुराग लगाया जा रहा है और आगे छानबीन की जा रही है। वहीं पूर्वी चंपारण में भी पुलिस टीम पर जोरदार हमला हुआ है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें सिविल ड्रेस में गए पुलिस के साथ हाथापाई तक की गई। घटना पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रामगढ़वा पुलिस को सूचना मिली कि भुजा दुकान में शराब बेची जा रही है। छापेमारी की कार्रवाई में शराब नहीं मिली और उसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और छापेमारी कर रही पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद वहां पुलिस की गश्ती गाड़ी को भी क्षति पहुंचाई गई और इस दौरान पुलिस की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार शराब की सूचना मिलने पर वहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें वहां से खदेड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ उनकी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। और देखिए, शराब माफिया का पुलिस पर हमले करने की ये कोई पहली या दूसरी घटना नहीं है। अकेले इस साल करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा घटनाएं घट चुकी है और कब कब ये घटनाएं घटी इसकी पूरी जानकारी तारीख दर तारीख हम आपको देंगे। सबसे पहले 26 अक्टूबर साल 2022 मुजफ्फरपुर में शराब माफिया का पुलिस पर हमला और हथियार छीनने तक की कोशिश की गई। और चलिए 16 अक्टूबर की भी तारीख सामने आई जिस दिन सिवान में शराब माफिया का पुलिस पर हमला हुआ। थाना अध्यक्ष समेत 5 जवान उस दौरान भी जख्मी हुए। वहीं 19 सितंबर की तारीख को याद कर लीजिए, सिवान में शराब माफिया का पुलिस पर हमला, थानेदार समेत 5 जवान जख्मी हो गए। इसके साथ ही 27 अगस्त को 2022 को बेगूसराय में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला और पत्थरबाजी भी की गई थी जिस दौरान कई जवान जख्मी हो गए। 1 जुलाई की तारीख गया में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला, 6 जवान घायल हो गए थे। यानी कि हर एक महीने में इस तरह की घटना घटी ही है। चलिए 22 जून की तारीख को भी आपको याद करवा दें। पटना में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला और 1 जवान जख्मी पाए गए थे। वहीं 26 मई साल 2022 में ही सिवान में एक बार फिर से शराब माफिया ने एएसआई को कुचल डाला और एएसआई की मौत ही हो गई। 25 मई 2022 को नालंदा में शराब माफिया का पुलिस टीम पर हमला देखने को मिला और सिपाही जख्मी हो गए। वहीं 17 अप्रैल 2022 को नालंदा में शराब माफिया का हमला, थाना अध्यक्ष समेत 10 लोग जख्मी हो गए। 9 अप्रैल 2022 की तारीख को याद कर लीजिए, सारण में शराब माफिया का हमला, थाना अध्यक्ष का सिर फट गया था। तो ये घटनाएं तारीख दर तारीख हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं घटी हैं लगातार इस पर कार्रवाई तो की जा रही लेकिन रोक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए 7 अप्रैल की तारीख को भी याद कर लीजिए, बाढ़ में थाना अध्यक्ष पर फायरिंग कर शराब तस्कर भाग निकले थे। और 23 मार्च साल 2022 में ही समस्तीपुर में शराब माफिया का हमला देखने को मिला और इस दौरान 6 जवान जख्मी पाए गए। 12 मई साल 2021 में समस्तीपुर में शराब माफिया का हमला, 6 जवानों को बंधक बनाया गया। और 18 मार्च साल 2022 में गया में शराब माफिया का हमला, ड्रोन कैमरे को तोड़ा गया। यानी कि महीने और तारीख बदलते चले गए लेकिन घटनाएं लगातार घटती रही, कार्रवाई होती गई लेकिन फिर भी इन घटनाओं पर, इन हमलों पर रोक नहीं लगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बार बार पुलिस क्यों पिट जाती है जब उत्पाद विभाग का यही काम है। मद्य निषेध विभाग लगातार ये कोशिश में लगा हुआ है कि पूर्णतः शराबबंदी को जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू कराया जाए, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। और चलिए आपको इस सवाल का जवाब भी दे दे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराब के उत्पादन, बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। शराब निर्माता, विक्रेता और पीने वाले गुनहगार माने जाते हैं। कानून के तहत अगर बात करें तो इन्हें सजा भी दी जाती है, लेकिन पुलिस वाले कानून की आड़ में गलत काम करते हैं। वहीं पुलिस वाले जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो शराब के केस में लोगों को फंसाते हैं। पुलिस वाले अक्सर लोगों को ही धमकाते हैं और पुलिस वाले अक्सर रौब जमाते हैं और यही वजह है कि बार बार उनकी पिटाई होती है, उन पर हमले होते हैं, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है। पुलिस वाले शराब माफिया से पैसे वसूलते हैं। पुलिस के संरक्षण में शराब का कारोबार फलता फूलता नजर आता है और सरकार के दबाव में पुलिस वाले कार्रवाई भी करते हैं। शराब माफिया पर कार्रवाई तेज हो जाती है और ऐसे में पुलिस से लोगों का विश्वास ही उठ जाता है। और यही वजह है कि जब पुलिस की टीम, उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और कोशिश ये करती है कि शराब माफियाओं को पकड़ा जाए, शराब के कारोबार पर लगाम लगाया जाए, उस दौरान वो पिट जाते हैं, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। वजह यह है कि उन पे विश्वास लोगों का नहीं है। लोगों को लगता है कि उनसे पैसे लेने वाले पुलिस उन पर छापेमारी आखिर कैसे कर सकती है। शराब की तस्करी में बहुत पैसा है और ऐसे में शराब माफिया
पुलिस पर हमला कर देते हैं, ये सोचे बिना कि आखिर उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरह की घटनाएं घटती जा रही है, तारीख दर तारीख हमने आपको जानकारी दी, कार्रवाई होती है और एक बार फिर से वही हमले, वही चीजें दोहराई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक वजह कि पुलिस वाले खुद ही शराब के धंधे में, शराब के कारोबार में संलिप्त होते हैं, पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं और यही वजह है कि लोगों का अविश्वास उन पर होता है और इसी अविश्वास की वजह से लोग उन पर भरोसा नहीं करते। छापेमारी करने गई टीम पर ही हमले हो जाते हैं, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। और चलिए सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आ जाएंगे, 15 दिनों की पैरोल उन्हें मिलेगी। पारिवारिक आयोजन में वो शामिल भी होंगे। आनंद मोहन पैरोल पर आज जेल से बाहर निकल जाएंगे, पारिवारिक आयोजन में वो शरीक होंगे। 15 दिनों की उन्हें पैरोल मिली है। जेल आईजी द्वारा इस बात की जानकारी दी गई। पैरोल देने से संबंधित आदेश सहरसा पिछले दिनों में पटना में कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान घर जाने और बाहर घूमने को लेकर कई तरह के विवाद भी हुए थे और कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। तो आनंद मोहन को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पारिवारिक आयोजन में उन्हें शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। पैरोल पर वो कुछ दिनों के लिए बाहर आएंगे और अपने पारिवारिक आयोजनों में वो शामिल हो सकते हैं। 15 दिन की ये पैरोल उन्हें मिली है, इजाजत उन्हें मिली है, जिसके आधार पर वो अपने पारिवारिक आयोजनों में शामिल हो सकेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, आनंद मोहन पैरोल पर बाहर आ जाएंगे। और चलिए हम आपको आनंद मोहन के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। और ये जानकारी देने से पहले हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है संजय आनंद मोहन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जेल विभाग के सूत्रों से जो जानकारी है, पूर्व सांसद आनंद मोहन फिलहाल सहरसा जेल में बंद है। उन्हें 15 दिनों का पैरोल दिया गया है और वे आज बाहर आएंगे, इस बात की जानकारी मिली है। और दरअसल पारिवारिक आयोजन है और इसी में भाग लेने के लिए आनंद मोहन को पैरोल दिया गया है। जो जेल आईजी हैं उनका आदेश जो है, उन्होंने जो आदेश आया है उसको सहरसा जेल को भेज दिया है। और इसके पहले भी आनंद मोहन जब पटना आए थे, कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी, तो विवादों में इसलिए आ गए थे कि कोर्ट में पेशी के दौरान वे घर पर चले गए थे, शहर घूम रहे थे और इस कारण खासा विवाद हुआ था। और सहरसा डीआईजी ने उस दौरान कई जो पुलिसकर्मी थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। तो एक बार फिर से 15 दिनों का पैरोल आनंद मोहन आ जा रहे हैं बाहर। जी संजय, ये पारिवारिक आयोजन किस तरह का है, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी आपके पास? ये देखिए, सोर्सेज बेसिस पे इस बात की जानकारी मिली है कि मैरिज फंक्शन है और इसी में शरीक होने के लिए आनंद मोहन को 15 दिनों का पैरोल मिला है। और इसके पहले भी उन्हें पैरोल मिल चुका है, ये पहली बार पैरोल पे वो बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 15 दिनों का लंबा वक्त है और इसलिए वो आज बाहर आ रहे हैं। उनके समर्थकों में काफी उत्साह है और धीरे धीरे जो सोर्सेज वो बता रहे हैं कि समर्थकों का जो सहरसा जेल है वहाँ पहुँचना भी शुरू हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आनंद मोहन को आज पैरोल के आधार पर जेल से बाहर निकलने की अनुमति मिल गई है। दरअसल एक पारिवारिक आयोजन में वो शामिल होने के लिए जेल से बाहर निकल कर आएंगे। पैरोल का वक्त 15 दिनों का है, 15 दिनों के लिए वो पारिवारिक आयोजन में शरीक हो सकते हैं, इसकी इजाजत उन्हें मिल गई है। और अगली खबर आपको औरंगाबाद से बता दें, जहां सोशल मीडिया पर इन दिनों हसपुरा प्रखंड के जैतपुर पंचायत के सत्येंद्र मुखिया काफी चर्चा में हैं। और हो भी क्यों ना, एक नहीं दो नहीं 6 डांसरों के साथ उन्होंने गजब का कमर तोड़ डांस जो किया है। जी हां, पंचायती राज व्यवस्था के तहत जिनके कंधों पर अश्लीलता जैसी सामाजिक विकृतियों को फैलने से रोकने की जिम्मेदारी है, वो सरकार ने सौंप रखी है। वहीं अगर इसे बढ़ावा देंगे तो चर्चा का विषय बनना तो लाजमी है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि मुखिया कैसे कभी स्टेज पर डांसरों के साथ ठुमके लगा रहे, तो कभी डांसर को गोद में ही बिठाकर रुपए लुटा रहे हैं। महुआड़ गांव में छठ पूजा समिति की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में मुखिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुखिया किस प्रकार कमर तोड़ डांस करते नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया की जिम्मेदारी काफी अहम मानी जाती है। उन पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, लेकिन इन सब के बीच जिन्हें इन सामाजिक विकृतियों की रोकने की जिम्मेदारी है, वो ही अगर इस तरह की अश्लीलता में खुद शामिल हो जाएं, तो आखिर आप क्या कहेंगे? ये तस्वीरें आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए
कि जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, सारे दारोमदार हैं, वो इस तरह की अश्लीलता करेंगे तो आखिर कार्रवाई तो बनती है। और वहीं मुंगेर में पुलिस के जवान ने सारे नियम तोड़ दिए हैं। पुलिस के जवान पर अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल डांसर्स के साथ स्टेज पर चढ़कर पुलिसकर्मी राइफल से फायरिंग करने की कोशिश करने लगा। एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। बरियारपुर के खड़िया गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिसकर्मी ने जमकर पैसे भी लुटाए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग कैसे समाज की सेवा करेंगे? लोगों का इन पर कैसे भरोसा कायम होगा? जो सरेआम छेड़छाड़ करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे लोग कानून की खाक सेवा करेंगे? ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर एक पुलिसकर्मी ही स्टेज पर चढ़कर फायरिंग करने की कोशिश करने लगे, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि जो फायरिंग करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तो आप क्या कहेंगे? और अगली खबर कटिहार से, जहां कदवा थाना क्षेत्र के सिकोरना गांव में बिजली की तार की चपेट में आने से ट्रैक्टर में लदे जूट में आग लग गई है। जूट से लदा हुआ ट्रैक्टर धू-धू कर जलने लगा, लेकिन गांव के एक युवक ने जलते हुए ट्रैक्टर को लेकर नदी में ही उतार दिया। ट्रैक्टर में लदा जूट तो जलकर राख हो गया, मगर ट्रैक्टर बच गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस युवक ने बहादुरी दिखाई और खुद ट्रैक्टर लेकर नदी में उतर गया। दरअसल हाई टेंशन तार की चपेट में आने से इस ट्रैक्टर में रखी जूट में आग लग गई। जूट को तो ये युवक नहीं बचा सका, लेकिन अपनी बहादुरी दिखाते हुए इसने खुद ट्रैक्टर लेकर नदी में उतरने की कोशिश की और सफल भी रहा। पानी मारो इंजन खुला पाले। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुब्रत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुब्रत, क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार ये हादसा हुआ? देखिए, ये कदवा थाना क्षेत्र के सिकोरना का गांव का इलाका है और बताया ये जा रहा है कि तार के चपेट में ट्रैक्टर जो है जिसपे जूट लगा हुआ था वो तार के चपेट में आ गया था। हाई टेंशन तार के चपेट में ट्रैक्टर में पूरी तरह आग लगा हुआ था। लेकिन तारीफ करना पड़ेगा ग्रामीण युवक तौहीद की, जो अपने हिम्मत और जाबाजी दिखाते उस ट्रैक्टर को चलाते हुए जो बगल में ही नदी का धार है वहां तक पहुंचा दिया। हालांकि जो जूट था उससे वो तो जल गया, लेकिन ट्रैक्टर कहीं ना कहीं बच गया। और ट्रैक्टर का अगर ब्लास्ट होता तो बड़ा हादसा होता था, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ झोपड़ी नुमा घर है। और कुल मिलाकर एक युवक के पहल से बड़ा हादसा टल गया और फिलहाल इलाके में तौहीद की जो जाबाजी है उसकी चर्चा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए, किस प्रकार इस ट्रैक्टर में रखी जूट में आग लग गई और युवक ने अपनी बहादुरी का परिचय दिखाते हुए इस ट्रैक्टर को घसीटते हुए नदी के किनारे ले गया और नदी में डुबाने के साथ ही जूट को तो वो नहीं बचा सका, लेकिन ट्रैक्टर में आग लगने से बच गई है। और इसी बीच हाजीपुर से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गांव के ही दबंग पर यह आरोप लगा है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल महिला घर में अकेली थी और इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर इन लोगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। गांव के ही दबंग पर आरोप लगा है। और औरंगाबाद से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है और विरोध करने पर मारपीट भी की गई। दबंगों ने हथियार से हमला बोला और एक पक्ष के कुल मिलाकर 8 लोग इस दौरान जख्मी पाए गए। ये पूरा
मामला मदनपुर के बतसपुर गांव की है और घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। सब चल गया पूरा गुंडा उंडा के 10-12 को लड़का हमारे दूरा पर गाड़ी लोग लेडीज के साथ कर रहा था और पूरा तलवार वगैरह लेने था हंटर और हम मतलब औरत लोग गाड़ी क्लोज कर रहा था। तो फिर हम गए वहाँ तो फिर हम लोग पर ही हमला कर दिया। और खबर बेगूसराय से, जहां मूर्ति विसर्जन करने के दौरान अश्लील भोजपुरी गाने बजाने से मना करना 2 युवक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब दबंगों ने दोनों युवक की बेरहमी से पीट कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मेहंदोली गांव की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि बीती शाम भगवान भास्कर की मूर्ति विसर्जन के दौरान अश्लील भोजपुरी गाना बजाने से मना करने पर मूर्ति विसर्जन करने जा रहे युवक ने ग्रामीणों के साथ लाठी डंडे सहित लोहे की रॉड से पीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वहीं घायल युवक ने भगवानपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। और अगली खबर दानापुर से, जहां नौबतपुर में जागरण कार्यक्रम करने के नाम पर बुलाकर डांसरों से ऑर्केस्ट्रा कराई गई। लड़कियों को बुलाकर गांव के बदले राइस मिल में कराया गया ऑर्केस्ट्रा नाच और फिर आयोजकों ने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों से छेड़खानी की, मारपीट की और बात नहीं मानने पर हथियार दिखाकर गोली मारकर हत्या करने तक की धमकी दे डाली। ये आरोप लड़कियों ने नौबतपुर के नगवा गांव के आयोजक संजीव कुमार पर लगाया है। इसको लेकर नौबतपुर थाना में संयोजक मुकेश कुमार ने लड़कियों की तरफ से एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। मामला 31 अक्टूबर का बताया जा रहा है। आवेदन के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतदान के लिए कुल मिलाकर 331 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,31,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। गोपालगंज विधानसभा में 3 प्रखंड है, थावे, उचका गांव और गोपालगंज। इन सभी प्रखंडों में 2-2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है और गोपालगंज में कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जो बात सामने आ रही है उसमें लड़ाई बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी और आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता के बीच आमने सामने है। यहां बीएसपी से इंदिरा यादव भी चुनाव लड़ रही है, जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी हैं। वहीं असुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम से अब्दुल सलाम चुनाव लड़ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।